क्या अब आपको क्या समझते हैं कि आगे बढ़कर अब एक रियासत का रिस्पॉन्स भी तय हो जाना चाहिए कि आइंदा ऐसे मामले से किस तरह पेश आना है, जिस तरह एक कानून मुल्क में मौजूद है नामुस रिसालत का कि अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको सजा दी जाएगी, वो कानून मौजूद है, हमारे आइन में है। अब ये भी तय हो जाएगा अगर बाहर से कोई करता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे, खरल साहब को भी और हमारे दूसरे भाई उनको भी। आपने इस मौके पर शुरू से बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी की और लोगों को पॉजिटिवली इस हवाले से गाइड करने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि मॉरली मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है कि मेरे से ज़्यादा अहम किरदार आपकी इजाज़त के साथ मैं इट विल टेक मैक्सिमम 10 सेकेंड्स कि मैं मोहतरम सरबत एजाज कादरी साहब का, डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब का, मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब का, साहिबजादा पीर खालिद सुल्तान साहब का, साहिबजादा पीर अब्दुल खालिक साहब का, साहिबजादा निज़ामुद्दीन सियालवी साहब का, साहिबजादा हाफिज हामिद रजा सियालकोटी और ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी। ये 8 शख्सियात हैं जो हमारे मसलक की आपके इल्म में है कि बड़े पीर खानों से इनका ताल्लुक है, बड़ी कदावर और बड़ी काबिल तहसीन शख्सियात हैं, और बाकी अहले सुन्नत की ये रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप भी है। ये इन तमाम बुजुर्गों की करम नवाजी थी, इनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मेरे ऊपर ये दस्ते शफकत रखा, और फिर मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर ये तमाम बुजुर्ग ना सिर्फ फौरन इकट्ठे हुए, यकीनन इनके दिल के अंदर अहले सुन्नत का और इस मुल्क अजीज पाकिस्तान का दर्द था। और उसके बाद हमारी ये काविश सिर्फ कल नहीं हुई। उसामा भाई मैं आपको अर्ज करता चलूँ, ये गुज़श्ता 3-4 रोज से ये मामला चल रहे थे, लेकिन कल चूंकि पहली नशिस्त कोट लखपत में थी और जेल के अंदर वहां पर साद रिजवी साहब के साथ एक बड़ी तवील 7, साढ़े 7, 8 घंटे की नशिस्त हुई, और उसके हवाले से अभी बाद में बात करूंगा अगर आप पूछना मुनासिब समझें कि वहां पर क्या हुआ, क्योंकि बड़ी र्यूमर्स हैं। और एक और बात की वजाहत कर दूं कि हमारी ये सालिसी कमेटी थी, कुछ लोगों ने इस मौके से भी नाजायज फायदा उठाते हुए कोशिश की कि हमें को हुकूमती ये चंड या मुज़ाकरातकार बयान कर दिया, हालांकि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और थी और तहरीक लब्बैक की कमेटी और थी, और वो लोग जो इसको प्रोपोगेट कर रहे थे कि जनाब तहरीक लब्बैक तो मिलेगी नहीं। मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि अगर साद रिजवी साहब को हम पर एतमाद ना होता तो वो 7, साढ़े 7, 8 घंटे कम से कम बैठकर हमारे साथ गुफ्तगू ना फरमाते। दूसरी बात जो आपने फरमाया तो इन रिसालत के हवाले से पाकिस्तान के अंदर चूंकि कवानीन मौजूद हैं और उन कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। आप देखिए रियासत के अंदर जब मैं खाली तौहीन रिसालत नहीं, मेरा तो ये नुक्ता नजर है कि जब आप एक कत्ल के मुल्ज़म को भी सजा नहीं देते और वो अदालत में मुजरम साबित हो जाता है, लेकिन वो प्रोसीडिंग इतनी लंबी हो जाती है कि 10-10 साल 20-20 साल मुकदमा चलते हैं, या वो अपने असर नफूज की बुनियाद के ऊपर अदालतों से रिलीफ ले लेता है, तो फिर जो विक्टिम होता है वो कानून को अपने हाथ में लेता है। रियासत का अवलीन काम ये होता है कि जो आइन और कानून ने जो जवाबत और जो कवायद तय कर दी हैं, उस कवायद और जवाबत के मुताबिक अमीर गरीब ताकतवर कमजोर को देखे बगैर उनको तौहीन रिसालत करता है तो उसको फौरी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। ये मामला जब लिंगर ऑन कर दिया जाता है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। इसी तरीके से हामिद साहब, मीटिंग के अंदर वो कौन से बुनियादी नुकात थे जिन पर आपने उनसे बात की, रिस्पॉन्स किया था, और गवर्नमेंट किस हद तक आपको मुख्तलिफ नजर आ रही है इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए? देखिए जनाब, उसमें मैं एक बात अर्ज करूं, पहले हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप हमें सालसी का एक मौका दें। डेडलॉक जो है वो हो चुका हुआ है और मामला मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं सड़कों के ऊपर, और ऐसे हालात के अंदर मुल्क दुश्मन और तकरीबी ताकतें फायदा उठा सकती हैं, जैसा कि उन्होंने उठाया भी इन द लास्ट 4 डेज और सो। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया और गवर्नमेंट ने हमें गो एड दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है। हमने उनसे कहा कि आप हमारे साथ, हमने हमारी एक डेलीगेशन ने 3 रोज तक तहरीक लब्बैक की जो क़यादत धरने में मौजूद थी उनके साथ भी बातचीत की। फिर उनकी तरफ से हमें कहा गया कि आप साद रिजवी साहब के साथ मुलाकात कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। जिसके बाद हमने गवर्नमेंट से कहा कि आप हमें एक्सेस दें टू द साद रिजवी साहब, और फिर वहां पर हमें पहुंचाया गया साद रिजवी साहब के पास। और जो उनसे बातचीत हुई, सबसे पहले तो हमने उनसे कहा कि आपके 2 खतूत मंजर आम पर हैं और उसका कभी डिनायल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, आप क्या फरमाएंगे? तो उन्होंने कहा कि पहला खत की इबारत मुझे लिख के दी गई थी, वो लिखा मैंने अपने हाथ से था, दिल से नहीं लिखा था। लेकिन दूसरा खत जब मुझे बाहर मुल्क की हालात के बारे में आगाह किया गया कि बड़े दगरदू हैं और अमन अमान की सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है, तो मैंने फिर कुल्लियतन जज्बाए हुब्बुल वतनी के तहत वो दूसरा खत मैंने बरज़ा और रग़बत खुद तहरीर किया था। तो ये उन्होंने स्टार्ट में बयान की ये बात। फिर उसके बाद जब हमने उन्हें आगाह किया कि बाहर जो मामलात हैं, कैजुअल्टीज दोनों साइड के ऊपर हैं,
पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं और या रसूलुल्लाह कहने वाले नौजवान भी शहीद हुए हैं। उसके ऊपर वो दिल गिरफ्तार थे, उन्होंने दुख और तासुफ का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि वो सिक्योरिटी के जवान जो शहीद हुए हैं वो भी या रसूलुल्लाह कहने वाले थे और इसके अंदर जो कोई तखरीबी ताकतें हैं उनका पता लगाना चाहिए, क्योंकि तहरीके लब्बैक की क़यादत ने किसी भी मौका पर, या उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी मौका के ऊपर कभी एक्सट्रीमिज्म को ना प्रमोट किया है, ना मैंने रियासत मुखालिफ एलिमेंट को कभी सपोर्ट किया है। और हमें तालिबान और ऐसे मौक़ों पर जिन लोगों ने जो कोशिश की है कि वो हमें अपना साथी बनाए, हम उनका कभी साथी नहीं बन सकते। ये रियासत, ये मुल्क, ये हमारा है, ये हमारे माँ बाप की जदोजहद का नतीजा है। हम मुसल्लह जदोजहद पर यकीन नहीं रखते। उसके बाद जाहिर है बहुत सारे मामला थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने शिकवे भी किए हुकूमत के हवाला से और उन्हें यह भी पता था और वो इस बात पर उन्होंने तमाम कायदीन का शुक्रिया भी अदा किया, तमाम बुजुर्गों का। बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा मुझे पता है आप मुज़ाकरात के तौर पर नहीं आए और हमने भी कहा कि हम सालिस के तौर पर आए हैं। अगर आपके और हुकूमत के दरमियान को मामला फ़ाहम तफ़हीम से हम तय करवा देते हैं तो हम उसके ऊपर ईमानदारी के साथ, अगर कोई एक फरीक भी मुखालफ उस मादे की वायलेशन करेगा तो हम उसके ऊपर 9 लोग हैं, हम अपना रद्द-ए-अमल दे देंगे उसके ऊपर और हम बताएंगे कि हम माहदे से कौन कर रहा है। हाँ सर, नुकात कौन से थे जिसपे बात हुई सर? कौन से वो बेसिक पॉइंट थे जिसपे आपकी उनसे बात हुई? जनाब, अव्वल तो इस हवाले से बात हुई कि हमने उन्हें ये नुक्ता नज़र भी बयान किया। हमने कहा कि आप ऐसे करें कि ये तजवीज़ हमारी थी, चूँकि हमारे पूरे वफद की आपस में पहले हमने कुछ चीज़ें तय की थी कि हम इन ग्राउंड्स पर उनके साथ बात करेंगे। हमने उनसे कहा कि हम कौमी असम्बली में आप ये कहें कि ऐसी करारदाद पेश की जाए जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से ये कहा जाए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर एज अ एक फ्रीक के तौर पर एक दरखास्त दायर करे और वहां पर ये प्ली ली जाए कि जिस तरह यूरोप के अंदर होलोकास्ट के ऊपर बात करना एक जुर्म है और उसकी बाकायदा सजा है, तो इसी तरह तौहीन अंबिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तौहीन के ऊपर इसको भी जुर्म करार दिया जाए। लेकिन बहरहाल वो उसके ऊपर इत्तफाक़ राय हमारा ना हो सका। फिर उसके बाद ये जो मामला था कि वो अपने मौक़िफ़ पर रहें और मकसद है मामला को इसी तरीके से चलाया जाए। फिर उसके बाद तीसरी सूरत ये थी कि करारदाद जो कौमी असम्बली में पेश कर दी जाए। उनका ये कहना था कि आप करारदाद कौमी असम्बली में पेश हम कर देते हैं, आप करवा दें, हुकूमत से कहें प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए पेश कर दें। उसके बाद अगर कोई इस करारदाद पर अमल दरामद नहीं होता, अगर इस पर कोई चीज़ नहीं होती, फौरी अमल दरामद नहीं होता या वोटिंग नहीं होती, तो वो सियासतदान जाने, खुदा जाने, रसूल जाने, हमारी तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। हमने हुकूमत से ये कहा कि उनका ये मुतालबा माकूल है। और फिर हुकूमत के मुज़ाकरात भी, जो तहरीके लब्बैक की मुज़ाकराती कमेटी है शफीक अमीनी साहब की सरबराही में बनी हुई, उसके साथ हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमती टीम के। तो फिर साद रिजवी साहब ने हमसे ये डिमांड की कि आप मेरी मुलाकात, हमने उनसे कहा, हमने ऑफर किया कि अगर आप इसके ऊपर मुशावरत चाहते हैं तो बताएं। उन्होंने कहा जी कि मैं तहरीके लब्बैक की जो मेरी मुज़ाकराती कमेटी है मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। फिर हमने हुकूमत से बात की कि जनाब हमारी गारंटी होगी, ये देख लीजिएगा कि उन अफराद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम उनके फैसिलिटेटर हैं और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो या नाकाम हो, जिस जगह से उन्हें लाया गया है सेफली उसी जगह पर उन्हें ड्रॉप भी किया जाएगा। तो वो गारंटी हुकूमत ने भी वसील कल्बी का मुजाहरा किया, उन अफराद को लाया गया, साद रिजवी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई और फिर तहरीके लब्बैक की क़यादत ने इस मुसवदे के ऊपर जो कौमी असम्बली में आज रेजोल्यूशन प्राइवेट मेंबर बिल जो टेबल हुआ वहाँ पर, इसके मुसवदे के ऊपर साद रिजवी साहब ने और तहरीके लब्बैक की मुज़ाकराती कमेटी ने आपस में मीटिंग की और फिर जिन चीज़ों के ऊपर इत्तफाक़ राय हुआ उसमें एक ये प्राइवेट मेंबर बिल था, दूसरा 16 MPO के तहत पूरे पाकिस्तान में जितने भी अफराद गिरफ्तार हुए हैं उनका ताल्लुक तहरीके लब्बैक के अलावा दीगर अहले सुन्नत और दीगर तबका फिक्र की पार्टियों से भी है। उन तमाम अफराद की रिहाई का अमल वो आज से शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि वो निस्बतन ईजी है। इसके अंदर 3 कैटेगरियां हैं। एक वो जो 16 MPO के तहत नजरबंद हैं, दूसरे वो जिनको बाज़ जगहों पर पुलिस ने सिर्फ खानापुरी के लिए या फॉर सम रीजंस उनको विदाउट एनी एविडेंस FIRs में डाल दिया है, और तीसरे वो जिनके खिलाफ कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं। तो जो पहला है 3rd ईयर है, जो 16 MPO उनकी गिरफ्तारी अब शुरू, उनकी रिहाई अब शुरू, रिहाई का अमल सुबह 3:30 बजे IG पंजाब ने उसके ऊपर बड़ी वर्किंग की और पंजाब गवर्नमेंट ने उसके बड़ा ताउन किया, वो सारी रात वहाँ पर मौजूद रहे। तो उन्होंने वो लिस्टें भी तैयार करनी शुरू कर दी थी और आज इनकी रिहाई का अमल शुरू हो चुका है। अब उसके बाद है
सेकंड कैटेगरी के जिन लोगों को नाजायज तौर के ऊपर डाला गया है इन FIRs के अंदर, उसके अंदर उनको रिलीफ ऑब्वियसली, चूंकि वो FIR कट चुकी है, उनको रिलीफ अदालत से मिलेगा, लेकिन अदालत के अंदर फिर उनको रिलीफ दिया जाएगा। और थर्डली, ऐसे अनासर जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनके खिलाफ एविडेंसेस हैं, उनके बारे में सादगी सबका और हुकूमत का दोनों का मुश्तरका मौक़िफ़ था। साहबजादा साहब पर कानून ये बताइए, एक डेडलॉक किस चीज पर था? यानी हुकूमत कहती थी हमने करारदाद नहीं लेकर आनी, या जिस तरह की करारदाद चाह रहे थे तहरीक लब्बैक की तरफ से हो रहा था उस तरह की नहीं ला रहे थे, और अब यह है कि बस करारदाद लाने की शर्त थी, अब इसको सफीर को निकाला जाए या निकाला जाए, या पार्लियामेंट पर है? देखिए, ये जो दूसरा आज से 2 माह पहले एक मुज़ाकरात का दौर चला था तहरीक के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, उसके अंदर भी जो उनकी चीज़ें फाइनलाइज हुई थी, उसके अंदर सफीर को निकालने का मुतालबा नहीं था, बल्कि ये चीज़ थी कि करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश की जाएगी और फिर उस करारदाद के ऊपर वोटिंग होगी या बहस होगी या वो कमेटी के पास जाएगा या जो भी तरीकाकार होगा। तहरीक लब्बैक का उसके ऊपर ये मौक़िफ़ था कि हम अपना दीनी इखलाकी फर्ज पूरा कर रहे हैं कि हम इस करारदाद को कौमी असम्बली में एज ए प्राइवेट मेंबर बिल टेबल करवा देते हैं। उसके बाद अगर कोई शख्स इसके ऊपर अमल नहीं करता तो कम से कम उसका चेहरा सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन वो लोग हैं जो नामूस रिसालत के हवाला से पाकिस्तान के ऐवान ज़ीरी के अंदर सम्मानी खेज खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ ये मुनासिब रवैया भी था। और एक और बात वाज़ेह कर दूं, करारदाद के मुसवदे के ऊपर इससे पहले डेडलॉक था, लेकिन जब ये मुसालती कमेटी ने अपना किरदार अदा किया, उसके बाद ये जो मुसवदा तैयार किया है ये हुकूमती कमेटी और तहरीक लब्बैक की कमेटी ने मिलकर तैयार किया है। ये मैं बात इसको वाज़ेह कर दूं कि ये हुकूमती कमेटी और तहरीक लब्बैक की कमेटी ने मिलकर तैयार किया है, तो फिर जाहिर है दोनों फरीकैन इसके ऊपर राजी थे तो ये तैयार हुआ है। और फिर साथ रिजवी साहब ने इसकी अप्रूवल भी दी है, जाहिर है उस मुलाकात के अंदर, उस मीटिंग के अंदर से। जी अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि इस पर भी आप उलमा हज़रात और दीगर मशाइख़ किराम और जितने लोग हैं, चाहे तहरीक लब्बैक हो चाहे हुकूमत अपोजिशन, अब ये भी काविश कर लें कि रियासत का रिस्पॉन्स क्या होगा। जिस तरह मुल्क के अंदर कानून मौजूद है, क्या ये एक दफ़ा तय ना हो जाए? क्योंकि फिर भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ अरसे बाद कोई इस तरह की बात होती है, कोई शरारत होती है, नामूस रिसालत के हवाले से कोई बात की जाती है, अच्छा जी इस कानून को ऐसे कर दें वैसे कर दें। कहीं ना कहीं हमने देखा कहीं कभी कोई ख़त्म नबूवत के हवाले से कहीं तब्दीली लाने की कोशिश हो जाती है कोई हलफनामे में, तो वो फिर इसीलिए कि कानून मौजूद है, कहते हैं जनाब ये सेटल हो गया, आइन में दर्ज है, अब इससे कोई नहीं हिल सकता। इसी तरह से एक रियासत का रिस्पॉन्स के भाई मुल्क के बाहर, ये तो मुल्क के अंदर है, मुल्क के बाहर अगर कोई मलून शख्स, कोई बदबख्त इस तरह की कोई जसारत करने की कोशिश करता है, कोई काम करता है, तो फिर हमने क्या करना है ताकि एक तय हो जाए सबके दरमियान कि भाई वो किया या नहीं रियासत ने, ताकि हर दफ़ा खुदा न खास्ता इस तरह अगर होता है कोई वाक़या तो मुल्क में इस तरह इंतशार की कैफियत ना हो। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र इसके हवाले से ये है कि, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कल को एक और मुल्क करेगा, फिर एक और मुल्क करेगा, और उसके बाद हम हर मरतबा इस किस्म की करारदादें या ये चीज़ें पेश करते रहेंगे। मेरा इसके ऊपर नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत को एक बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड उनका एक इजलास कॉल करना चाहिए, और फिर वहाँ पर उन तमाम पार्टीज को भी ये हलफ देना चाहिए कि हम सियासत से मावरा होकर एक फैसला करें। देखिए, इसका इंटरनेशनल अगर हम हल तलाश करें तो जो ज्यूज का कत्लेआम हुआ, होलोकास्ट, आपके इल्म में उसामा भाई, आप भी बाहर पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, होलोकास्ट के ऊपर बाहर बात नहीं की जा सकती। वहाँ के ममालिक ने, उन लोगों ने एक इत्तफाक राय करके वो एक कानून मंजूर करवा लिया। तो अगर पाकिस्तान हुकूमत, मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाए और वहां पर बाकायदा कानून साजी करवाई जाए कि अगर होलोकास्ट के ऊपर बहस नहीं हो सकती, विच इज स्टिल डिस्प्यूटेड, आई मीन आपके इल्म में है कि होलोकास्ट के ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं, नुक्ता नजर मौजूद हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर बहस के ऊपर वो दुनिया के ममालिक जो ह्यूमन राइट्स का, जब पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म कहते हैं वो समझते हैं कि तमाम इस्लामी ममालिक को साथ मिलाना इसमें जरूरी है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अकेला जाए या तमाम इस्लामी ममालिक, ओआईसी के ममालिक मिलकर अगर इस पर जाएं तो उस सतह पर ज्यादा ये बेहतर होगा, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाया जाए? मैं ये समझता हूँ कि पहले आप अपने घर को संवारते हैं, घर में आप पूरा मैंडेट लेने के बाद आप इस्लामी ममालिक के साथ रब्ता करें,
मुझे उम्मीद नहीं है वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप दुनिया में 4, 5, 6 इस्लामी ममालिक बमुश्किल निकाल पाएंगे जो इस मामले पे आपके साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, लेकिन बहरहाल फिर वहां पर उन सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक के चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे जो अभी भी इस तौहीन के मामले के ऊपर खामोश रहे, जिन्होंने कम से कम इतनी भी जुर्रत नहीं की कि वो फ्रांस को कंडेम कर सकें, और वो उन्होंने अपने तजारती माली मफादात और अपनी याशियों के लिए नामूस रिसालत के ऊपर खामोशी इख्तियार किए रखी। मैं समझता हूँ कि इसको स्पीडीली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आप 2-3 माह का एक टाइम फ्रेम सेट कर लें, पाकिस्तान में एक कंसेंसस डेवलप करने के बाद आप बाहर के इस्लामी ममालिक से ये कहें कि जी ओके, हम अपनी अवाम का मैंडेट लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम जो लोग मुसलमान हैं उनका मैंडेट लेके आ रहे हैं, आए हमारे साथ मिले। अगर कोई मिलता है ठीक है, अगर कोई नहीं भी मिलता तो आप चले जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आप वहां पर जाकर दुनिया के टॉप वकला जो है उनको हायर करें, वो वहां पर जाकर बताएं कि भाई आपकी सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाए, आप हमें तो बताते हैं तो इन्हें रसालत हो जाए तो जनाब वो ह्यूमन राइट्स में आ जाता है। हमारे मुल्क के अंदर कोई खवातीन की आज़ादी का मसला हो जाए, कोई मादर पिदर आज़ाद औरतें सड़कों पर आ जाएं, वो जो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के नारे लगाएं, तो आपको वहां पर भी ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं। लेकिन फिर अगर कोई होलोकॉस्ट के ऊपर बात करना चाहता है तो वहां पर आपको ह्यूमन राइट्स भूल जाते हैं। आप समझते होंगे कि यहूदियों का कत्लेआम हुआ, अगर एक फरीक ऐसा है जो समझता है कि दे गेट व्हाट दे डिजर्व, तो आपने उनको फिर इतना हक भी नहीं दिया कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। सिर्फ हमारे नबी की नमूस के ऊपर आपके ह्यूमन राइट्स क्यों याद आते हैं? तो मैं ये समझता हूं कि जो वेस्ट का वो चेहरा है जो दुनिया के आगे पेश करता है वो भी बेनकाब होगा, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां से भी अगर हम कानून साजी करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल में ये सबसे बड़ा काम होगा जो कोई भी हुकूमत करेगी। अच्छा साहबजादा साहब, ये लाहौर का धरना कब तक खत्म हो रहा है जो आपके मुज़ाकरात, तो उसमें इस हवाले से भी कोई बात हुई है? जी, लाहौर के धरने में आपको पता है लोगों के बहुत जज्बात भी थे और तमाम चीजें थी। मेरे इल्म में है, मैंने अभी कुछ लाइव अपडेट्स देखी हैं, कुछ हमारे साथी भी वहां पर मौजूद हैं। जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह थे शफीक अमीनी साहब, उन्होंने एज पर कमिटमेंट एंड एज पर एग्रीमेंट उन्होंने वहां पर ऐलान कर दिया कि सड़क खोल दी जाए और कंटेनर्स वगैरह हटा लिए जाएं और धरना खत्म कर दिया जाए। आपको अगर मस्जिद रहमत अली आलमीन के अंदर खादिम रिजवी साहब के मिजाज पर बैठना चाहते हैं, उनके कारकुनान रिहा होके आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ना गवर्नमेंट को कोई इशू होना चाहिए, ना होगा ना उनको। अभी थोड़ी देर पहले मुझे दोबारा अपडेट मिली, तकरीबन कोई घंटा डेढ़ आधा घंटा पौना घंटा पहले, कि सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब आपने वहां पर दुआ खैर भी फरमा दी है। और धरने के अंदर मेरे पास जो भी इतला है वो ये है कि वन साइड ऑफ द रोड इज बीन क्लियर, वो क्लियर हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि तरीके, और वहां पर लड़कों के नौजवानों के जज्बात भी हैं, जाहिर है वो उन लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट तहरीक लबैक ने जारी कर दी। साहबजादा हामिद रजा साहब, बहुत आपका हम सब आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त भी दिया, अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ा दें।